गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए फाइनल ईयर राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत आज हमारा प्रमुख टॉपिक है भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं। देखिए, हमारी जो अंतरिम सरकार थी, अंतरिम सरकार की स्थापना के बाद से भारतीय विदेश नीति के विकसित होने के जो तरीका था या रूप था, वो शुरुआत उसकी हो चुकी थी। ठीक है। पंडित नेहरू ने एक बार स्पष्ट तौर पे कहा था कि स्वतंत्र भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक स्वतंत्र नीति का अवलंबन करेगा और किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होगा, अर्थात गुट निरपेक्ष रहेगा। भारत संसार के किसी भी भाग में उपनिवेशवाद, प्रजातीय विभेद का विरोध करेगा, विश्व शांति के समर्थक देशों के साथ सहयोग करेगा। पंडित नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। यदि स्वाधीन भारत की विदेश नीति का समीक्षात्मक विश्लेषण करें तो हमें कुछ विशेष, खास तौर पे कुछ विशेषताएं दिखाई देती हैं। तो उसमें सबसे पहली है गुट निरपेक्षता की नीति, द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। ये भारतीय विदेश नीति की पहली प्रमुख विशेषता है। इसके बारे में हमें विस्तार से हमारी पिछली कक्षाओं में गुट निरपेक्षता की नीति के संबंध में हम विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। फिर भी एक बार मैं पुनरावर्तन करके पुनः आपको ये जो गुट निरपेक्षता की नीति है उसको स्पष्ट करता हूँ। तो देखिए, विश्व राजनीति में भारतीय दृष्टिकोण मुख्यतः गुट निरपेक्ष रहा है। इसे भारतीय विदेश नीति का सार तत्व कह सकते हैं हम। गुट निरपेक्षता गुटों की पूर्व स्थिति को संकेत कर देती है। जब भारत स्वाधीन होया तो आपको पता है उस समय विश्व दो विरोधी गुटों में बंटा हुआ था। एक गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका था, दूसरे का सोवियत संघ था। ये आप सभी को पता है। विश्व के अधिकांश राष्ट्र दो विरोधी खेमों में विभाजित हो गए थे। भीषण शीत युद्ध प्रारंभ हो गया था। शीत युद्ध का क्षेत्र विस्तृत होने लगा और इसके साथ साथ एक तीसरे महासमर की तैयारी होने लगी। स्वतंत्र भारत के लिए बहुत बड़ी विकट समस्या थी कि अब इस स्थिति में क्या करें, किसके साथ जाएं, क्या करें क्या ना करें, वो वाली स्थिति हो गई। ऐसी स्थिति में भारत या तो दोनों में से किसी एक गुट का साथ पकड़ सकता था अथवा वो दोनों गुटों से पृथक रह सकता था। भारत के नीति निर्धारक कहने लगे कि वे विश्व के किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होंगे। गुटबंदी में शामिल होना न तो भारत के हित में था और न संसार के हित में था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सभी प्रश्नों पर गुट निरपेक्ष नीति का अवलंबन हम करेंगे और भारत ने दोनों गुटों से पृथक रहने की नीति अपनाई, जो हम क्या कह सकते हैं उसको गुट निरपेक्षता की नीति। ठीक है। इसको हमारी विदेश नीति में हमने लागू कर दिया। अब इस नीति से क्या आशय है कि भारत वर्तमान विश्व राजनीति के दोनों गुटों में से किसी में शामिल नहीं होगा, किंतु अलग रहते हुए मैत्री संबंध कायम करने की चेष्टा करेगा, दोनों से बराबर की मित्रता रखेगा तथा उनकी बिना शर्त सहायता से अपने विकास के लिए तत्पर रहेगा। जो भी सहायता लेगा तो उस सहायता में किसी प्रकार की शर्त को स्वीकार नहीं करेगा। भारत की गुट निरपेक्षता एक विधेयात्मक, सक्रिय और रचनात्मक नीति है। इसका ध्येय किसी दूसरे गुट का निर्माण करना नहीं और दो विरोधी गुटों के मध्य संतुलन का निर्माण करना था। असंलग्नता की ये नीति सैनिक गुटों से अपने आप को दूर रखती है, किंतु पड़ोसी व अन्य राष्ट्रों के मध्य अन्य सब प्रकार के सहयोग को प्रोत्साहन देती है। यह गुट निरपेक्षता नकारात्मक, तटस्थता, अप्रगतिशीलता, उपदेशात्मक नीति नहीं है, बल्कि सकारात्मक है। जो सही है, न्याय संगत है, उसकी सहायता करना, समर्थन करना तथा जो अनीतिपूर्ण, अन्याय संगत है, उनकी आलोचना व निंदा करना। अमेरिकी सीनेट में नेहरू ने एक बार कहा था कि यदि स्वतंत्रता का हनन होगा, न्याय की हत्या होगी, कहीं आक्रमण होगा, तो वह हम न तो आज तटस्थ रहेंगे और न भविष्य में तटस्थ रहेंगे। आई बात समझ में? हम चुप नहीं रह सकते, हम तटस्थ नहीं रहेंगे, बल्कि उसकी हम भर्त्सना करेंगे और विश्व जनमत को उसके खिलाफ जो भी आवाज़ उठानी है उसके लिए हम तत्पर रहेंगे। कृष्ण मेनन ने भी संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में कहा था कि हम तटस्थ देश नहीं हैं, हम युद्ध और शांति के संदर्भ में तटस्थ नहीं हैं, हम साम्राज्यवादी अथवा अन्य देशों द्वारा आधिपत्य स्थापित करने के संदर्भ में तटस्थ नहीं हैं, हम नैतिक मूल्यों के संबंध में तटस्थ नहीं हैं, हम उन बड़ी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में भी तटस्थ नहीं हैं जिनका कभी उदय हो सकता है। हमारी स्थिति यह है कि हम शीत युद्ध के संदर्भ में गुट निरपेक्ष और अप्रतिबद्ध है। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इस नीति को हमारी विदेश नीति में लागू किया तथा आप ये भी समझिए कि हमारी जो गुट निरपेक्षता है वो उसका तात्पर्य तत्कालीन समय में किसी गुट के साथ जुड़ा हुआ न होना, अर्थात नाटो, सीटो, वार्सा जैसे जो सैनिक संगठन है उसमें भी शामिल नहीं होना। ये एक ऐसी नीति है जो विश्व में स्वतंत्र नीति का अनुसरण करती है, हर समस्या पर अपने विचारों को प्रकट करने, अपने दृष्टिकोण को अपनाने के लिए स्वतंत्र समझती है, यकीनी पूर्वाग्रहों के आधार पर कार्य नहीं करती, ये समस्याओं को वस्तुनिष्ठ तरीके से अपनाती है, व्यक्तिनिष्ठ तरीके से बिल्कुल स्वीकार नहीं करती।
और भारत की गुटनिरपेक्षता स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया की तटस्थता के समान नहीं है और न ये एक स्थायी तटस्थता है। इसका सरल अर्थ केवल यह है कि इन दोनों शक्तिशाली गुटों द्वारा उत्पन्न समस्याओं में समस्याओं में हम सामान्य किसी का भी पक्ष लेना नहीं चाहते, अंतर्राष्ट्रीय विवादों में नहीं पड़ना चाहते। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है गुटों से पृथक रहना, शीत युद्ध में भाग नहीं लेना, तटस्थता बिल्कुल नहीं रखनी, प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर गुण दोष के आधार पर निर्णय लेना और विरोधी गुटों के मध्य संतुलन बनाए रखना है। ये हमारी इस नीति के मुख्य अर्थ हैं और इसी को लेकर हम आगे चले। ठीक है, अब कुछ लोग ये कहते हैं कि गुटनिरपेक्ष नीति पलायनवाद की नीति है, लेकिन यहाँ पर भी आपको स्पष्ट बता दें कि पलायनवाद की नीति भी नहीं है। एशिया के प्रमुख राष्ट्र के रूप में भारत अपने उत्तरदायित्व से कभी बचना नहीं चाहता। किसी भी विवाद का शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत की मध्यस्थता की सेवा सदैव उपलब्ध रही है। कोरिया, हिंद, चीन, मिस्र, इजराइल के विवाद इसका उदाहरण है। इस संबंध में भारत ने अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभाई। ठीक है, तो भारत की गुटनिरपेक्षता कोई पृथकतावाद नहीं है। विश्व की सामान्य समस्याओं में तो उससे क्या युद्ध में भी भाग लेना पड़ सकता है, जैसा भारत के साथ हुआ भी। ठीक है, फिर भी हम देखें कि भारत ने ऐसी क्या स्थिति थी कि भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति क्यों अपनाई। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं कि एक तो किसी भी गुट में शामिल न होकर अकारण भारत विश्व में तनाव की स्थिति को पैदा नहीं करना समझता था, उपयुक्त नहीं समझता था। मतलब किसी भी गुट में जाते तो स्वाभाविक है कि तनाव पैदा होता। दूसरा, भारत अपने विचार प्रकट करने की स्वाधीनता को बनाए रखना चाहता था। यदि उसने किसी गुट विशेष को अपना लिया तो उसे गुट के नेताओं को दृष्टिकोण भी अपनाना पड़ेगा। मतलब भारत अपना स्वतंत्र वजूद बनाए रखना चाहता था। अगर किसी गुट में शामिल हो भी जाते तो फिर जैसा वो कहता फिर वो ऐसा हमें करना पड़ता है। ऐसा फिर कदापि हम स्वतंत्र नहीं रह पाते। तीसरा, भारत अपने आर्थिक विकास के कार्यक्रमों और अपनी योजनाओं की सिद्धि के लिए विदेशी सहायता पर बहुत कुछ निर्भर था। इसलिए अगर हम किसी गुट में जाते तो एक तरफा जो हमें दूसरी जो सहायता मिलती वो बंद हो जाती। इसलिए गुटनिरपेक्ष नीति से हमें सोवियत संघ, अमेरिका दोनों से एक साथ सहायता मिलती रही। चौथा कारण है कि भारत की भौगोलिक स्थिति गुटनिरपेक्ष नीति अपनाने के लिए बाध्य करती थी। साम्यवादी देशों से हमारी सीमाएं टकराती थी, अतः पश्चिमी देशों के साथ गुटबंदी करना विवेक सम्मत नहीं था। पश्चिमी देशों से विशाल आर्थिक सहायता मिलती थी, अतः साम्यवादी गुट में सम्मिलित होना भी बुद्धिमानी हमारी नहीं थी। ठीक है, तो इन सभी कारणों की वजह से हमने गुटनिरपेक्ष नीति को स्वीकार किया। अब हमने जब इसको व्यवहारिक तौर पे जब नीति को अपना के देखा तो किस प्रकार से, तो मैं आपको अलग अलग चरणों में उल्लेख करता हूँ। पहला चरण अपन देखते हैं 1947 से 50 तक। तो देखिए, आप देखिए जो पहला चरण है 1947 से 1950 तक। देखिए, अपने प्रारंभिक वर्षों में गुटनिरपेक्षता की नीति बड़ी अस्पष्ट थी भारत की। कई लोग इसे तटस्थतावाद का पर्यायवाची मानते थे और स्वयं नेहरू इसे सकारात्मक तटस्थता कहकर भी पुकारते थे। इस काल में भारत की प्रवृत्ति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में पश्चिमी गुटों की तरफ झुकी हुई थी। हमारा झुकाव पश्चिमी गुटों की तरफ था। भारतीय सेना का जो संगठन था, अब इस सबसे बड़ा कारण है कि भाई झुकाव पश्चिमी तरफ क्यों था, तो सुरक्षा के मामले में भारत पश्चिमी गुटों पर निर्भर था और भारतीय सेना का जो गठन है वो भी ब्रिटिश पद्धति पर आधारित था। इसलिए हम ब्रिटेन के साथ हर मामले को पूरी तरह से संबद्ध थे। हमारी शिक्षा पद्धति भी पश्चिमी शिक्षा प्रणाली पर आधारित थी। भारत के उच्च शिक्षित वर्ग पर पाश्चात्य देशों का प्रभाव था। इस काल में भारत के व्यापारिक संबंध केवल पश्चिमी राष्ट्रों से थे। भारत के लगभग 97% विदेशी व्यापार पश्चिम से होता था। ब्रिटेन और अमेरिका से ही खासतौर पर भारत के आर्थिक और तकनीकी सहायता मिल रही थी। इस समय सोवियत संघ आर्थिक और सैनिक दृष्टि से भारत को सहायता देने में भी नहीं था, तो भारत का झुकाव पश्चिमी देशों की तरफ ज़्यादा ही था। इसी कारण भारत ने पश्चिमी जर्मनी को मान्यता भी दे दी, क्योंकि उसका संबंध पश्चिमी गुटों से था, जबकि पूर्वी जर्मनी को मान्यता प्रदान नहीं की। कोरिया युद्ध में प्रारंभ से भारत ने पश्चिमी गुटों का पक्ष लिया, उत्तर कोरिया को आक्रामक घोषित किया। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय काल में, इन 3 वर्ष के काल में भारत का झुकाव पूरी तरह से पश्चिमी गुटों पर था। फिर 1950 के बाद में जो परिवर्तन आता है, तो द्वितीय चरण में देखते हैं 1950 से 57 तक। देखो, 1950 से 57 के काल में सोवियत संघ के प्रति भारतीय दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तन आया। इसका कारण था कि 1953 में स्टालिन की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद में जो भी नेतृत्व है उसके प्रति भारत के प्रति सोवियत दृष्टिकोण काफ़ी उदार होने लगा। इस कारण अमेरिका के साथ भारत के संबंधों में कटुता आने लगी थी, क्योंकि 1954 में अमेरिका पाकिस्तान के मध्य एक सैनिक संधि हुई थी, जिसके अनुसार अमेरिका ने पाकिस्तान को विशाल पैमाने पर शस्त्र देने का निर्णय किया। गोवा के प्रश्न पर भी अमेरिका ने पुर्तगाल का समर्थन किया, जबकि सोवियत संघ ने भारतीय नीति का हमेशा समर्थन किया। इस काल में भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू सोवियत संघ की यात्रा की। सोवियत नेताओं ने भारत की सद्भावना यात्राएं की। भारत और सोवियत संघ के मध्य व्यापार बढ़ा और भारत को सोवियत संघ से पर्याप्त आर्थिक सहायता मिलने लगी। सोवियत संघ
ने भारत के जो भिलाई इस्पात कारखाना है वहाँ पर तकनीक आर्थिक सहायता की। 1956 में जब स्वेज नहर संकट जो उत्पन्न हुआ तो भारत ने सोवियत संघ की भांति ब्रिटेन और फ्रांस के आक्रमण की निंदा की। हंगरी की समस्या पर भी भारत की नीति सोवियत संघ के समर्थन की रही है। संयुक्त राष्ट्र में जब हंगरी की समस्या पर विचार हुआ तो भारतीय प्रतिनिधि ने सोवियत संघ के हस्तक्षेप की कटु आलोचना भी उस समय नहीं की। तो आप समझ सकते हैं कि इन 7 वर्ष के दौरान भारत का झुकाव पुनः सोवियत संघ की तरफ बढ़ा है। और फिर 1957 से 62 तक जो द्वितीय चरण है इसमें आप देखिए, ऐसा कहा जाता है कि 1957 के बाद भारत की नीति में पुनः पश्चिमी गुट की ओर झुकने लगी थी। इसके कई कारण थे कि 1957 का जो आम चुनाव था, भारत के केरल राज्य में साम्यवादी की विजय हुई और हम भारतीय अन्य राजनीतिक दल जैसे कांग्रेस और ये नहीं चाहते थे कि साम्यवादी प्रभाव बढ़े। भारत इस गंभीर और तत्कालीन समय में गंभीर आर्थिक संकट भी विद्यमान थे। देश में खाद्यान्न और विदेशी मुद्रा की कमी ने भारत को ये बाध्य कर दिया कि वे पश्चिमी गुटों के साथ अच्छा तालमेल बढ़ाएं, उनसे अच्छे रिश्ते कायम करें। इस काल में नेहरू ने अमेरिका की सद्भावना यात्रा की और भारत पश्चिमी साम्राज्यवाद का विरोध दबी जुबान से अब करने लगा, अब खुलकर विरोध भी नहीं कर रहा था। ठीक है। फिर 1962 में जब चीनी आक्रमण हुआ तो उस समय हमारी गुटनिरपेक्षता की एक असली परीक्षा हुई। किस प्रकार से, आप देखिए कि नवंबर 1962 में चीनी आक्रमण के समय गुटनिरपेक्ष नीति की जबरदस्त तरीके से अग्नि परीक्षा हुई। अनेक आलोचक ने भारत की असंलग्नता की नीति की कटु आलोचना भी करते हैं कि ये उस समय जब चीना आक्रमण हुआ तो उस समय हमारी ये गुटनिरपेक्ष नीति फेल हो गई। ये कहा गया कि भारत की निर्गुट नीति राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में सदा के लिए असमर्थ हो गई है। एडी गोरवाल कहते हैं कि विदेश नीति का लक्ष्य राष्ट्र के हितों को सुरक्षित करना होता है। सबसे बड़ा हित राष्ट्र की अखंडता है और इससे हमारी नीति असफल या विफल सिद्ध हुई। दूसरी आलोचना ये भी की जाती है कि अपनी रक्षा के लिए पश्चिमी राष्ट्रों के साथ सैनिक गठबंधन में शामिल न होकर भारत ने बहुत बड़ी भारी भूल की। यदि भारत पश्चिमी देशों के साथ मिलकर किसी सैनिक संगठन का सदस्य होता तो चीन का मतलब भारत पर हमला करने की हिम्मत भी नहीं होती, हिमाकत भी नहीं करता। यह भी कहा गया कि गुटनिरपेक्षता की नीति पंचशील के शांतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है। इस कारण हमने देश की प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक तैयारी करने की घोर उपेक्षा की, जिसके कारण हमें पराजय और काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। यह भी कहा गया कि निर्गुट नीति के कारण अब हम अपने मित्रों की संख्या में वृद्धि नहीं कर सके और हमने एशिया अफ्रीका के नवीन राज्यों की स्वतंत्रता का समर्थन किया, किंतु जब चीन पर हमला किया तो ये एशिया अफ्रीका के किसी भी राष्ट्र ने हमारा समर्थन नहीं किया, हमारा साथ नहीं दिया। इसके विपरीत पश्चिमी देश जो हमारे मित्र भी नहीं थे, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, पश्चिमी जर्मनी ने हमें तत्काल रूप से भारी मात्रा में हवाई जहाज़ों द्वारा रण सामग्री पहुंचाई। आलोचक ये भी कहते हैं कि हमारी गुटनिरपेक्षता की नीति कही जाती है, किंतु जब हम साम्यवादी गुट से संबंधित एक बड़े सदस्य से लड़ रहे थे और दूसरे गुट के देश हमें प्रचुर मात्रा में आर्थिक सहायता दे रहे थे, तो क्या हमारी नीति निर्गुट है क्या? कि जब एक तरफ तो हम साम्यवादी देशों से लड़ रहे थे और दूसरे जो अन्य हैं वो हमें सहायता भी कर रहे थे, तो हम सहायता भी ले रहे थे, तो हम क्या, उस समय एक प्रश्न था कि क्या वास्तविक तौर से हम गुटनिरपेक्ष हैं या नहीं। इन आलोचकों के उत्तर में पंडित नेहरू का कहना था कि चीन का मुकाबला करने के लिए भारत ने जो भी शस्त्रास्त्र की सहायता ली उसके साथ किसी प्रकार की शर्त नहीं लगी और बिना शर्त हम सहायता लेने में किसी प्रकार की गुटनिरपेक्षता की नीति से दूर होने का हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो चीनी हमला जब हुआ नवंबर 1962 में, तो तत्कालीन अमेरिकी राजदूत गॉलब्रेथ ने स्पष्ट किया था कि सैनिक सहायता देकर हम भारत को पश्चिमी देशों के सैनिक गुट में शामिल नहीं करना चाहते और न हम भारत की गुटनिरपेक्षता नीति को बदलने के समर्थक हैं। ठीक है। तो आप ये मतलब आलोचना है, लेकिन इसको अपन ये नहीं कह सकते। अब जो भारत पाक 1965 का युद्ध हुआ उस समय किस प्रकार से गुटनिरपेक्षता की नीति क्या रहा है वो स्पष्ट करते हैं। देखिए 1963 में सोवियत संघ द्वारा भारत चीन सीमा विवाद पर भारत का स्पष्ट रूप से खुला समर्थन किया था। यह घटना भारत की निर्गुट नीति की शानदार सफलता भी मानी जाती है। 65 के भारत पाक संघर्ष के समय पाकिस्तान के बहुत बड़े समर्थक अमेरिका ने भारत पाकिस्तान दोनों पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए और घोषणा की कि जब तक दोनों पक्ष युद्ध बंद नहीं करते तब तक उन्हें किसी प्रकार की सैनिक सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। इससे स्पष्ट हो गया कि गुटों में सम्मिलित होने पर भी पाकिस्तान को कोई लाभ नहीं पहुंचा। 1971 में भारत सोवियत संधि और गुटनिरपेक्षता, बांग्लादेश की क्रांति, तत्कालीन सैनिक सहायता की दमनकारी नीति के परिणामस्वरूप दक्षिण एशिया में उत्पन्न संकट के समय भारत सोवियत मैत्री संधि भारतीय हितों की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना कही जा सकती है। अमेरिका चीन के बीच भारत जैसे राज्य के हितों की कीमत पर विकसित नितांत के संदर्भ में भारत सोवियत संघ की यह साझेदारी एक वरदान सिद्ध हुई। गुटनिरपेक्षता की पवित्रता की दुहाई देने वाले ये स्वीकार करेंगे कि 1971 में भारत पाक संघर्ष की यह संधि भारत को न्याय, विश्वास, आत्मसम्मान और इस भूभाग में अपनी हैसियत का एहसास कराने में सहायक सिद्ध हुई। सोवियत संघ
भारत और सोवियत संघ संधि ने दक्षिण एशिया में वस्तुस्थिति को निर्णायक मोड़ देते हुए तत्कालीन परिस्थितियों में भारत की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत सोवियत मैत्री संधि के संबंध में कतिपय क्षेत्रों में ये संदेह हो गया था कि भारत अब गुट निरपेक्ष नहीं रहा। कई जगह तो ये कहा जाने लगा कि नई दिल्ली है वो मॉस्को की केवल कठपुतली मात्र है और स्वतंत्र निर्णय के अधिकार को खो चुकी हैं, किंतु ऐसे आरोप सभी निराधार सिद्ध हुए। भारत कुछ समय के लिए सोवियत संघ के अति निकट अवश्य हो गया था, या यूँ कहें कि परिस्थितियों ने सोवियत संघ की गोद में धकेल दिया था, किंतु स्वतंत्र निर्णय को समर्पित नहीं कर दिया हो, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। उदाहरण के लिए भारत ने ब्रेजनेव द्वारा प्रतिपादित एशिया के सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा का खुलकर विरोध किया था। इसलिए यह कहना कि नहीं, भारत ने जो 1971 में संधि की तो गुट निरपेक्ष नहीं रहा, अब स्वतंत्र निर्णय करने में सक्षम नहीं है, ये सब केवल आरोप है, आलोचना है, वास्तविकता इसमें किसी प्रकार की नहीं है। फिर आप देखिए 1977 से 79 तक जो मोरारजी देसाई की सरकार रही, जनता पार्टी की जो सरकार रही है, उसने अपना एक नया नारा दिया कि हम असली गुट निरपेक्षता की नीति को स्वीकार करेंगे। तो देखिए जनता पार्टी के जो घोषणा पत्र था उसमें असली गुट निरपेक्षता की बात कही गई। मोरारजी देसाई का कहना था कि इंदिरा गांधी के ज़माने में विदेश नीति का एक तरफ झुकाव हो गया था और इस झुकाव को दूर करना ही असली गुट निरपेक्षता है। विदेश मंत्री तत्कालीन समय थे अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने कहा है कि भारत को न केवल गुट निरपेक्ष रहना चाहिए बल्कि वैसा दिखाई भी पड़ना चाहिए। उनके अनुसार असंलग्नता का मतलब सर्वसंलग्नता अर्थात सबके साथ जुड़ना, सबके साथ गठबंधन करना। जनता सरकार ने सोवियत संघ अमेरिका के साथ अपने संबंधों को काफ़ी दक्षतापूर्ण ढंग से निभाया। श्रीमती इंदिरा गांधी के आखिरी दिनों में सोवियत संघ के प्रति दिखने वाले झुकाव को ठीक करने का प्रयत्न किया, किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि जनता सरकार सोवियत संघ के रिश्ते बिगाड़ लिए या अमेरिका के साथ नया अध्याय शुरू किया, ऐसा कुछ भी नहीं था। वास्तविक रूप से गुट निरपेक्ष हैं तो हमें झलकना भी चाहिए इस प्रकार से। फिर हम देखते हैं 1980 के बाद से किस प्रकार की गुट निरपेक्षता की नीति रही है जो वर्तमान तक चल रही है। 1980 में आपको सबको पता है कि चुनाव हुए, श्रीमती इंदिरा गांधी पुनः भारत की प्रधानमंत्री बनी। भारत की विदेश नीति में जो गति आई वो उसका प्रभाव सब जगह दिखाई देने लगा। न्यूयॉर्क में 1980 के अंतिम दिनों में भारत ने गुट निरपेक्ष मतलब गुट के मध्य बहुत सक्रिय होकर प्रधानमंत्रियों और विदेश मंत्रियों का आपस में विचार विमर्श करने हेतु प्रेरित किया। उसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के गिरते हुए मूल्यों को पुनः स्थापित करने का अनुरोध किया। 81 में भारत ने 98 असंलग्न राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों को सम्मेलन नई दिल्ली बुलाया। ठीक है। फिर सबसे बड़ा 1983 में नई दिल्ली में गुट निरपेक्ष देशों का 7वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें भारत इस आंदोलन का मुख्य प्रवक्ता बन गया। इस सम्मेलन में 101 राष्ट्रों ने भाग लिया और इस गुट निरपेक्ष आंदोलन के आगामी 3 साल के लिए इंदिरा गांधी को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। लेकिन इंदिरा गांधी की जब हत्या हो गई तो फिर प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी और राजीव गांधी गुट निरपेक्ष के शेष कार्यकाल के लिए अध्यक्ष बने रहे। ठीक है। फिर इस प्रकार से आप देखते हैं कि कंटिन्यू तौर पे हमारी जब मिलीजुली सरकार दौरे नरसिंह राव हो, ये अपने अटल बिहारी वाजपेयी हो, फिर इस प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते जो अपने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जब सरकार बनी थी यूपीए गवर्नमेंट, तो यूपीए 2 में उन्होंने 16वां जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था तेहरान में 2012 में, तो उसमें भाग लिया। और उस समय जो मुख्य मुद्दे ये रखे गए कि जो हमारी खाद्य सुरक्षा है, ऊर्जा आपूर्ति है, गरीबी उन्मूलन है, भूख अभाव का उन्मूलन है, महामारी का सामना है, साक्षरता स्तर को सुनिश्चित करने के लिए और सतत विकास के लिए इन प्रमुख मुद्दों पर अपना मत रखा, अपने विचार रखे। फिर आप देखते हैं कि अभी जो लेटेस्ट उनका जो हुआ है सम्मेलन, जो है अजरबैजान के बाकू शहर में, जो अक्टूबर 2019 में ही संपन्न हुआ। तो इस प्रकार से हमने ये जो गुट निरपेक्षता की विदेश नीति का जो हमारे सरकार द्वारा हमारी इस नीति में किस प्रकार से अपनी विदेश नीति में लागू किया, उसके संदर्भ में ये देखा।